हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के 1.1 का अगला प्रश्न। पिछले हम लोग प्रश्न में देखे थे, पिछले वीडियो में देखे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, और हम कुछ उसमें प्रश्न किए थे। और आज हम लोग देखने वाले हैं उससे जस्ट आगे। जैसे चलिए हम लोग चलते हैं। ये हम लोग लेकर आए हैं बिहार सरकार का बुक एससीईआरटी। पिछले हम वीडियो में एनसीईआरटी लेकर आया था जो केंद्र सरकार का था। तो एससीईआरटी में आपका दिया है एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इसका 1.2 जो दिया है एनसीईआरटी के 1.1 में दिया है। चलिए हम लोग दिखाते हैं वहां, तब समझ में आपको आ जाएगी। देखिए, ये रहा हमारा 1.2 एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम लोग निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 140 का फैक्टर किए थे, 156 का किए थे। आपसे बोले थे इन संख्याओं का आप फैक्टर कर लीजिएगा, और नहीं किए हैं तो आप कमेंट करिए, हम करके दिखाएंगे, बनाएंगे। इसका भी क्वेश्चन आपको बनाया गया था। पूर्णांक से निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और इसका जांच करना था। तो इस संख्या का आपको निकाल कर बताया था, और बताया था कि आप इन दोनों को बनाइए घर पे, क्योंकि खुद बनाइएगा तो आप खुद सीखिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करिए, हम फिर से बनाएंगे। तीसरा प्रश्न भी देख लिए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी तीन तीन संख्याएं दिया था, तो उसमें से आपको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, वो सिखाए थे। आज हमारा प्रश्न है 4 नंबर, इसको देखना है। तो 4 नंबर प्रश्न कर रहा है एचसीएफ, एक संख्या दिया है 306 और दूसरी संख्या दिया है 657, एचसीएफ दिया है 9। आकार है कि एलसीएम बताइए, यानी इन दोनों संख्याओं की सहायता से एलसीएम बताइए। तो बहुत ही आसान है, बस आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है, और उस फॉर्मूला के माध्यम से आप इस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम यही हम बता दे रहे हैं कैसे ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और इस साइड बना दे रहे हैं। तो आपको बोला, एक फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, उस फॉर्मूला को याद रखिए, आराम से बन जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग। फॉर्मूला बताया था कि अगर दो संख्या, कोई संख्या दिया है a और एक और संख्या दिया है b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र आपको बताया था, और इससे आपको 4 और सूत्र बने थे, एचसीएफ का, एलसीएम का, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का। ए है पहली संख्या, बी है दूसरी संख्या। इस फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें दिया है आपका प्रश्न में कि पहली संख्या आपका दिया है कितना जी, थोड़ा बड़ा करते हैं। पहली संख्या आपका दिया है कितना, पहली संख्या हमारा है 306 और दूसरी संख्या 657, यानी पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, और एचसीएफ बराबर दिया है 9। तो एलसीएम ज्ञात करना है, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी सूत्र के माध्यम से लिखेंगे सूत्र, यानी लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सबसे पहले ए मतलब पहली संख्या यानी 306 दिया है। दूसरी संख्या यानी बी 657 दिया है, और कह रहा है कि एचसीएफ दिया है 9, और कह रहा है एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम का आप सूत्र लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे एलसीएम का सूत्र, यहाँ निकाल के। तो एलसीएम लिखेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर होगा क्या, ए गुणे बी,
ए गुणे बी बटा HCF। इस सूत्र से भी बना सकते हैं। अगर इस सूत्र का आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करिए इसका, यानी ए गुणे बी, आगे लिख लीजिए HCF गुणे LCM ए गुणे बी। ये पिछले कक्षा में आपको ये बताया गया था सूत्र, अब बोला गया था याद कर लीजिएगा। HCF कितना दिया है तो HCF की जगह रख दीजिए 9, गुणा है तो गुणा, एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम के एलसीएम लिखिए। पहली संख्या कितना दिया है जी 306, तो 306 रख दीजिए। और दूसरी संख्या कितना दिया है 657 दिया है, 657। अब आराम से बन जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटा 9। अब इसको कटा सकते हैं, तो कटाने के लिए हम लोग थोड़ा कलर बदल लेते हैं। तो 9 के पहाड़े से हम कटा दे सकते हैं, तो जैसे 9 एकम 9, 9 के पहाड़े 9 सते 63, इसमें से बचेगा 2 तो कट जाएगा 27, 9 3 27, यानी हमारा आया 306 गुणे 73। इन दोनों को कहीं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। तो हम यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 306 का 73 से, आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए 3 6 के 18 के 8, और 3 0 0 घर से नहीं है 1, और 3 3 का 9, यहाँ 7 6 के 42 के 2, 7 0 0 और 4, और 7 3 का 21, तो 21 लिख दीजिए। इसको ऐड कर दीजिए 8 3 9 4 13 के 3, हाथ में 1 1 1 2 2, यानी 22 22 33 8। इसका एलसीएम 22 33 8, ये हमारा आंसर होगा। और ये आंसर हुआ, ये आपका सॉल्व हो गया। यानी दिया था आपका पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ दिया था, एलसीएम ज्ञात करना था। इस सूत्र का प्रयोग किए, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी। एचसीएफ का मान दिया था 9, एलसीएम का नहीं दिया था। ए पहली संख्या मतलब 306, दूसरी संख्या दिया था 657। अब इस पे हम जो 9 गुणा में थे उधर गया तो बराबर को उस साइड भाग में, इसको एक दूसरे से डिवाइड कर दिए, उसके बाद आया उसका मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऐसे हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न कह रहा है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए, कि जांच करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई संख्या है 6 के पावर n, अंक उसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो इससे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले जानेंगे कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कब 0 पर समाप्त होता है। तो आप जानेंगे कि अगर जिस संख्या के में उसका फैक्टर 2 हो और 5 हो तो हमेशा उसका उस संख्या का अंत में 0 आएगा। जैसे दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 10, इसका अंत में 0 आया, यानी एक पेयर बनाया, कितना का 2 और 5 का एक पेयर बना तो 1 0। अगर यही होता आपका 2 2 होता और 2 5 होता तो कितने 0 होते। तो एक पेयर ये बनाया और एक पेयर इन दोनों मिलकर बनाएंगे तो कितना होगा जी 2 0, एक के बाद 2 0, यानी 2 2 हो 2 5 हो तो 2 0 अंत हो। अगर 3 0 2 हो और 3 5 हो तो आपके अंत में कितने 0 आएंगे 3 0 आएंगे। आराम से आप इसको बना सकते हैं। चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं। अगर इन दोनों के अलावा अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हो, ये नहीं हो, केवल 2 ही हो चाहे केवल 5 हो, तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो प्रश्न हम लिखते हैं, कह रहा है कोई संख्या, तो उस संख्या को मान लेते हैं n, कोई संख्या दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 कह रहा है क्या, कोई संख्या है, तो मान लेते हैं उस संख्या दिया है 6 के पावर n। n जो है कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी n बिलोंग्स कर रहा है एक नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है जी, n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर करते हैं। तो हम लोग
इससे आगे चलेंगे। अगर 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 हो सकता है, उसका पावर n। इसमें फैक्टर इसका देखते हैं, ये संख्या है 2 और 3 है, 5 नहीं है। तो ये स्पष्ट होता है कि ये संख्या जो है समीकरण 1, यानी ये संख्या मान लीजिए हम इसको n मान लेते हैं, ये संख्या जो है इसका फैक्टर 2 और 3 है और 5 नहीं है। अभी हम बताएं आपको 2 और 5 होगा तभी शून्य पर समाप्त होगा, तो इसका शून्य पर समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लिखेंगे इसलिए संख्या का गुणनखंड 2 और 3 है तथा इसमें 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या कह रहा है क्या, शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो नहीं हो सकती। यह संख्या शून्य यानी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ऐसे आराम से कर सकते हैं, बस ऐसे बना दीजिए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न। अगर इसी में अगर 2 के जगह एक और यहाँ 3 न रहता, 5 होता तो शून्य पर समाप्त होती, लेकिन ऐसा था नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो पहली क्लास में आपको बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है, संख्याओं के बारे में बताया था, उसी में बताया था। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर 3 हो या 3 से अधिक हो, यानी कि वह संख्या जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर ये इस संख्या का फैक्टर 3 आ जाए या 3 से अधिक आ जाए तो ये भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलते हैं, देखते हैं कि है कि नहीं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन 6 नंबर। सॉल्यूशन 6 प्रश्न में कह रहा है 6 नंबर के संख्या दिया है 7, 11, 13 प्लस 30, यह दिया है। आगे इसी को चेक करते हैं। और भी दिया है और उसको उस साइड लिख सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ बुक है तो हम इस संख्या को यहाँ लिख रहे हैं। ये दिया है यहाँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। इतना दूर लिखने की वजह है कि बीच में आपका दिया है तो उससे थोड़ा न देखिए, इसलिए लिख रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए दोनों संख्याओं में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 11 बचेगा, यहाँ आपका बचेगा गुणे 1, यहाँ प्लस 1 और है तो और लिखिए। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 7, 6, 4, 3, 2, 1, 5 निकल गया तो 1 बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 13 है तो 13, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 में और 11 से तो 11 77, 1 में 77 से 77, 1 78, यानी कि 78 आ गया यहाँ। इसमें देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में 2 से करिएगा तो 2, 2 3 6, 6 चौका 24 और 24 में 6 से करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है। 24 में 6 से कीजिएगा तो 6 चौका 24 के 4 और 6 दूना 12, 12 2 14, 144। 144 में 7 से कर लीजिए तो 7 चौका 28
और 7 चौका 28, 28 से 2 30 के 0, 7 7 3 10, यानी इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 इंटू 1008 आएगा। एक इसमें जोड़ना है तो एक जोड़ लीजिए, तो आपका यहाँ हो जाएगा 9। एक यहाँ था तो इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हमारा रहा, यहाँ था 13 78। 13 को अगर तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 13 और 17 8 है, ये आराम से लिख सकते हैं। 5 को तोड़ना हो तो लिख सकते हो 5 को 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें फैक्टर देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फैक्टर इसका भी है। फैक्टर कितना है इसका? 3 है। इसका भी फैक्टर कितना है जी? 3 है। तो हम अभी बताए थे कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका फैक्टर 3 हो या 3 से अधिक हो। तो प्रश्न में कह रहा है ये भाज्य संख्या है, तो हाँ जी है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना है जी? गुणनखंड 3 या 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है। सेम प्रोसेस ये भी है, इसका भी गुणनखंड 3 या 3 से अधिक है। तो हम लिख सकते हैं कि यह संख्या, लिखेंगे इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इनका गुणनखंड यानी फैक्टर 3 या 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है। इतना आप ऐसे बना दीजिएगा तो आराम से आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा जी? 2 मार्क्स मिल जाएगा। कभी कभी ये प्रश्न आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, लेकिन आपको बनाना सिखा दिए कि कैसे बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आसानी से सॉल्व करना सीखते हैं। आशा करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए और तब आगे बढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। ये हमारा पीडीएफ है जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, आज जिससे हम लोग प्रश्नों को बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आया है कब? 2011 में। देखते हैं कि कब कौन सा प्रश्न पूछा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा कर दिए इसको, आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 और 19 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। तो पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि आप कैसे मौसा और लौसा ज्ञात कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। सेम टू सेम यही प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया गया था। ये प्रश्न कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, यानी अभाज्य गुणनखंड को तोड़ना था और उसको गुणनखंड के रूप में लिख देना था, आपको आसानी से बन जाता। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप आसानी से क्या कर सकते हैं जी? इसको सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं हम लोग, और आप देखिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये आपको लेकर आए हैं कि किस किस ईयर में कौन सा प्रश्न पूछा है, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको दिखा दे रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ लिए हैं, जिसमें 6, 8 और इतना का मौसा ज्ञात करना। मौसा मतलब HCF ज्ञात करना है और लौसा ज्ञात करना है, यानी LCM का मतलब क्या होता है जी? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप इसको दिखा रहे हैं कि आप बोर्ड में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें हम देखते हैं क्या होता है। जस्ट आते हैं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी बुक और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तब तक आप इसको बनाइए प्रश्न को। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, उसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। जल्दी से ही हो जाएगा, जब तक कि प्रीवियस ईयर को आप बनाने का प्रयास करिए। चलिए एनसीईआरटी का पीडीएफ हम लोग हट गया था, उसको फिर से डाउनलोड किए हैं और देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा एनसीईआरटी का प्रश्न है, बुक है, उसका पीडीएफ है, जो किसी कारण से हट गया था, टेक्निकल फॉल्ट था। हम लोग आते हैं 1.2 जो सॉल्व किए थे उस प्रश्न पे। ये 1.1 है, जस्ट अब इसको एनसीईआरटी का है, इसको भी सॉल्व करेंगे। आ ही गया, ये रहा। हम लोग अभी सॉल्व किए थे 6 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न पर सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया सोनिया नाम की एक लड़की है, उसको 18 मिनट लगता है। यानी एक खेल का मैदान वृत्ताकार है, उसको एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की लड़की को 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान को एक चक्कर पूरा लगाने में एक रवि नाम का लड़का है, उसको 12 मिनट लगता है। लगाते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक साथ एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। कह रहा है प्रश्न में हमारा कि एक गोलाकार मैदान है, सोनिया नाम की एक लड़की है, उसको क्या कर रही है, उस चक्कर लगा रही है, तो 18 मिनट लगा रहा है। एक चक्कर पूरा करने में रवि नाम के लड़का को 12 मिनट लगा। तो दोनों अगर एक साथ स्टार्ट करें तो कितने मिनट के बाद वो एक साथ मिलेंगे। ऐसे प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यही सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न के लिए आप एलसीएम निकालना जान जाइएगा तो आसानी से निकल जाएगा। कह रहा है एक खेल का मैदान है, वो कैसा है जी, वृत्ताकार है। सोनिया नाम की लड़की है, कह रही है कि यहां से मान लीजिए वो स्टार्ट कर रही है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और इस दिशा में आपको मान लीजिए ये दिशा है, यहाँ चक्कर लगाती है और यहाँ फिर से आती है। तो उसको सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, यानी इसको एक चक्कर करने में 18 मिनट लग रहा है। वहीं यहीं से स्टार्ट अगर करता है रवि, रवि नाम का एक लड़का है, तो उसको लगता है 12 मिनट। कितना लगता है ये, 12 मिनट। तो बताइए कि अगर दोनों एक साथ यहाँ स्टार्ट करें तो दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो बताइए कब वो दोनों एक साथ आएंगे। इसके लिए जब ऐसे प्रश्न पूछता है तो आप डायरेक्ट आंख मूंद कर एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिएगा, आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। तो कौन सा कितना दिया है, 18 और दिया है 12। इसके लिए आप एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे, आराम से निकलेगा प्रश्न का हल। तो ये दोनों कैसे, 2 से कटाना चाहता है 2 से कट जाएगा, तो 6 आया, नहीं ये आएगा 9 और ये आएगा 6, ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 आया, ये 2 आया। अब नहीं कटेगा तो इसको आप एलसीएम निकालना जानते हैं, यानी एलसीएम।
एलसीएम बराबर क्या होगा 2 इंटू 3 दो तीन छः, छः तीन 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट बाद वह दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसे ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 1.2 आपका खत्म हुआ। ये एनसीईआरटी के चैप्टर 1.1 है, लेकिन एससीईआरटी बिहार सरकार का है, ये 1.2 इसमें दिया है। हम लोग का बिहार बोर्ड का ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, लेकिन मेनली बिहार बोर्ड के प्रश्न, बिहार सरकार का है, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं और आपसे बन जाते हैं, तो बना लेंगे आप लोग। यानी ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्लास। हम लोग बिहार सरकार के पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, उसको देखेंगे 1.1 पे चलते हैं हम लोग। 1.1 क्या कह रहा है? ज़्यादा हम लोग ऊपर चले आए हैं, नीचे चलते हैं, आसानी से बनेगा। ये भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चलिए, ये रहा हमारा एससीईआरटी का, नहीं बिहार सरकार का बुक का। कह रहा है इसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसको अभी समझेंगे। कारण निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है किससे जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फैक्टर नहीं करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं करना है। इन संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जानेंगे यूक्लिड विभाजन होता क्या है, उसके बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है उसको जानने के लिए। समझेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। ये रहा हमारा न्यू स्लाइड, इस पे हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ही इस एल्गोरिथम को दिया था, जिसके माध्यम से हम एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक पैटर्न की तरह चलेगा, यानी कि क्या है इसको जानते हैं हम। यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या निकालेंगे जी? एचसीएफ यानी मौसम, महत्तम समापवर्तक। यानी इस विधि से हम लोग याद करेंगे एचसीएफ। एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं ना, एचसीएफ केवल एचसीएफ निकलेगा यूक्लिड विभाजन से। क्या होता है, तो आप लोग सब लोग भाग पढ़े होंगे, तो भाग कैसे करते हैं? ऐसे पहले बचपन में किया करते थे लोग। बीच में होता था भाज्य, यहां होता था भाजक, यहां होता था भागफल, सब लोग जानता है। और जो बच जाता था नीचे शेषफल। इसी का उपयोग करना है। तो देखिए इसमें भागफल, भाज्य को ए से सूचित किया गया है, भाजक को बी से, बी और शेषफल को आर से, वहीं भागफल को क्यू से डिनोट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे भाज्य बराबर क्या होता है जी? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को ए बोलते हैं, बराबर है तो बराबर, भाजक को बी, भागफल को क्यू और प्लस शेषफल। यानी यही सूत्र जो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का संबंध है। यानी इसी के माध्यम से हम किसी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। यानी ये सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी सूत्र को बोलते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें होता क्या है, ए हमेशा बड़ा होता है इन सभी संख्याओं से, यानी बी से बड़ा होगा, क्यू से बड़ा होगा, आर से बड़ा होगा। बी बड़ा होता है आर से, हमेशा बी बड़ा होता है आर से। इसलिए एक संबंध बनता है, कहता है 0
बराबर होगा आर के, या जीरो से आर का मान बड़ा होगा, यानी आर का मान जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। वहीं आर से बड़ा हमेशा बी होगा। इस संबंध को कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है शेषफल, या जीरो से बड़ा होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। वहीं आर का वैल्यू हमेशा बी से छोटा होगा, बी यानी भाजक से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए भाजक को हम बोल दे 5, तो हमेशा आर क्या होगा, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा, ना 5 से ज्यादा होगा। 0 और 5 के बीच ही होगा आर का वैल्यू। ये आर का संबंध शेषफल का है। चलिए हम कुछ और प्रश्न पर चलते हैं। कभी कभी भाज्य का ही उल्टा करके पूछ सकता है प्रश्न में, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अगर भाजक का आपका पूछ सकता है भागफल का, तो आप जैसे मान लीजिए कि शेषफल का पूछे, 3 गुणा में भाग घटा कर लेंगे तो इससे भी बन जाएगा। तो आप हिंदी में भाज्य बराबर याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्रश्न पर चलते हैं, इसको कैसे निकालते हैं शेषफल HCF, उसको आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कोई संख्या देगा, क्वेश्चन देगा आपको, कहेगा मान लीजिए कि आपको दे दिया 50 और दे देगा 9, आपका 16, 50 और 16, कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने पहले हम लोग लिखेंगे ए बराबर क्या है, ए बराबर 50, जो बड़ी संख्या होगा तो ए होगा, और जो छोटी संख्या वो बी होगा, यानी 16 है। उसके बाद हम लोग इसको चरणबद्ध बनाते हैं, चरण लिखेंगे चरण वन। चरण वन में क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको भाग के अंदर ले लेंगे, और जो छोटी संख्या वो भाग के बाहर ले लेंगे। तो ये देखिए अब सूर्य का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना बार सूर्य के 16 सूर्तियां 48, सूर्तियां 48, यानी सूर्य का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़े तो 48 आया। इसको घटा लीजिए, बस भाग करना, 0 में से 2 ये कट जाएगा, यानी बचा यहाँ शेषफल 2, यानी लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जी, यहाँ लिख दे रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या था, यहाँ 50 है, ए क्या है जी, यहाँ 50 है, बराबर है तरह। बी क्या है, तो बी हमारा 16 है, क्यू कितना है 3 है, प्लस आर शेषफल कितना बचा 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ शेषफल 2 आया, 0 आएगा तभी रुकेगा चरण, नहीं तो निरंतर बढ़ता रहेगा। तो लिखेंगे इसलिए आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर का मान 0 अभी नहीं आया है। आर का मान हमारा कितना है जी, शेषफल 2 आया है। तो चरण 1 था, अब चढ़ेंगे चरण 2 पर। चरण 2 में कहता है कि जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। यानी कि ऐसे भाग के सिंबल देंगे, जो ये था बाहर तो ये आ जाएगा अंदर, और जो शेषफल था शेषफल वो आ जाएगा भाजक के रूप में। अब 2 का पारा कितना बार पढ़े, 2 का पारा कितना पढ़ेंगे 16 है, तो 8 बार पढ़ते हैं तो 16 आया, कट गया नहीं 0 आया। कितना आया जी शेषफल, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 आया, यानी शेषफल आ गया 0। तो लिखेंगे इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप संख्या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो संख्या ए यहाँ 16 है, अब बी क्या है 2, यहाँ क्यू कितना है 8 है, और आर कितना है जी 0 आ गया। जब 0 आ गया तो लिखेंगे इसलिए आर बराबर 0, और जब आर बराबर 0 आएगा हमारा आंसर आ गया, इसलिए HCF। जब आर बराबर 0 आ गया तो जो भाजक होता है, भाजक जो विभाजित कर रहा है वही हमारा आंसर होगा, यानी हमारा HCF आया 2। ऐसे हम लोग यूक्लिड विभाजन ऐसे बनेगा तो आपका प्रश्न सॉल्व होंगे और 2 मार्क्स मिलेंगे, कटने का कहीं संभावना नहीं है। चरणवाइज बनाइएगा तो इसको और भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन वहाँ नंबर कटने के चांसेस होते हैं। अगर इस विधि से आप बनाइएगा तो नंबर नहीं कटेगा। चलिए हम लोग अपने बुक पर चलते हैं और बुक पर देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न है, उन संख्याओं को हल करना जानेंगे। हमारे बुक में कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का क्या करना है जी, HCF ज्ञात करना है। किस
विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम एग्जाम्पल में दो संख्याएं लिए थे, एक 50 लिया था, एक 16, उन दोनों के निकाले थे। वैसे ही आपका दिया है 35 और 200, 135 और 215। इनका हमें कैसे ज्ञात करते हैं, एक बना के दिखाते हैं, उसके बाद आप सब बनाइएगा, आराम से बनेगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। चलिए 135 और 225 को हम बनाते हैं। 135 और 225, एक सौ 35 और 225 दो संख्याएं दिया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा a बराबर क्या होगा। a वही संख्या लेंगे जो बड़ी होती है, इसमें बड़ी संख्या कौन है जी, 225। b वह लेंगे जो छोटी संख्या होगा, तो दो छोटी संख्या कौन है, 135। अब चरण 1 चलेंगे। चरण वन में क्या करते हैं, जैसे आप लोग भाग देते हैं वैसे करना है आपको। 135 छोटी है, बाहर आ जाएगी, 225 अंदर चला जाएगा। 135 को पहाड़ा कितना बार बढ़ेंगे, 200 आ जाए। अगर 2 टाइम्स लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, मतलब एक बार पढ़ेंगे तो 135 आएगा। इसको घटा लेते हैं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया 9 और ये कट जाएगा। यानी यहाँ हमारा शेषफल बचा 90, यानी चरण और बढ़ेगा। इसको लिखेंगे इसलिए a बराबर BQ प्लस R। ये हमारा क्या है जी, विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। a यहाँ कितना है 225, वहीं b कितना है 135, q कितना है 1, r कितना है जी 90। यानी r के मान चूंकि r इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 नहीं आया है, तो ये और आगे बढ़ेगा। चरण 2 पर चलेंगे, यानी ये चरण 1 था, चरण 2 पर चलेंगे। यानी केस आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको केस 1 लिख सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। कोई लड़के बनाते हैं इसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हम हिंदी में आप लोग पढ़ा रहे हैं कि चरण 1, चरण 2, आप इसके जगह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख सकते हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो आप वैसे ही करिएगा, भाग का सिंबल लगाइएगा और इसमें बस इंटरेस्टिंग इतना है कि जो शेषफल आएगा वो बाहर आ जाता है और जो भाजक था वो अंदर चला जाता है। यानी बड़ी संख्या अंदर और शेषफल 90, ये यानी यहाँ जो आया है 90 अगले चरण में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये बाहर था वो अंदर जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या यहाँ लिखते हैं, बड़ी संख्या वहाँ अगले चरण में। अब 90 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 135 है, अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें एक मर्त में ले जाना होगा, यानी एक बार में ले जाइएगा। तो 90 के पढ़ा तो 90 लिखिए और इसको घटा दीजिए, आराम से कट जाएगा। 5 में से 0 5 ही होगा, और 13 में से 9 गया तो आपका 4 होगा, यानी शेषफल अभी 0 नहीं आया है। लिखेंगे चूंकि a बराबर BQ प्लस R, ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। यहाँ a किस रूप में था 135, a का वैल्यू यहाँ 35 था, वही b का ये आपका इक्वल है, ये इक्वल का सिंबल है। b का वैल्यू यहाँ 90 था और q का वैल्यू कितना 1, r का वैल्यू 45। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान 0 है, नहीं आया है। तो चरण 3 पे चलेंगे, देखेंगे चरण 3 वैसे ही काम करेंगे। यहाँ एक भाग का चिन्ह दीजिएगा, और यहाँ जो आया वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ जो अंदर चला जाएगा। 45 दूना 90, 45 दूना 90, यानी ये हमारा कट गया यानी शेषफल 0 आ गया। शेषफल जब 0 आ जाता है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे इसलिए 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी इसलिए r बराबर 0। तो r बराबर 0 आया तो HCF क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं HCF बराबर, इसलिए HCF आप इसके नीचे आपके अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। HCF वो होता है जो यहाँ लास्ट में 0 ला दे और भाजक होता है। तो भाजक कितना 45 एंड 45, ये हमारा इतना हुआ, यानी हमारा HCF बहुत आसानी से निकल गया। बस इसको ले चलना है चरण 1, चरण 2, चरण 3, जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक आप चरण बढ़ाते रहिए। अगर फर्स्ट स्टेप पर आ जाता है 0 शेषफल तो वहीं रुक जाएगा, और नहीं तो बढ़ता रहेगा। हमारा शेषफल यहाँ 0 आ गया 3rd स्टेप पर, तो ये हमारा आंसर, ये वाला आंसर हो गया, यही HCF हुआ। यानी हमें मौसा निकालना था
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मौसा निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि 156 और 38 यानी 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद से आपको ये आप घर पे बनाइएगा, अब बन जाएगा। चलिए 156 38,220 को बनाते हैं। 156 156 और दिया है 38,220। ये प्रश्न है हमारा। इसमें सबसे पहले आपसे बोले हैं कि जो बड़ी संख्या वो ये लेंगे और जो छोटी संख्या उसको भी लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। आपको यानी एक का इसमें 2 नंबर है, तो ए बराबर आपका होगा कितना जी 38,220। बी बराबर कितना 196। वही इसके बाद चरण 1 ले चलते हैं। तो चरण 1 लिखेंगे यानी स्टेप 1, इसमें भाग का सिंबल लाते हैं। सिंबल में क्या होगा जी 196, छोटी संख्या बाहर, बड़ी संख्या अंदर, यानी कि ऐसे इसको करते हैं हम। तो ऐसे करिएगा तो 200 एक मर्त में ले जाइए, एक मर्त में ले जाइएगा तो 196। इसको घटाइए, घटाइएगा तो 12 में से 6 गया 6, 9, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ बच गया 1, 1 में से गया 196, यहाँ उतरेगा आपका 2। अब इसको अगर इसमें कितना मल्टीप्लाई कितना आ जाए 9 से करके देखते हैं। तो कहीं कर लेते हैं 96, इसको 9 से 9 55 9 6 54 के 4, 99 81, 81 और 5 86, 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 एकम 9 और 9 8 17 यानी 1764। यहाँ आया 1764। इसको घटाते हैं, 12 में से 4 नहीं जाए यानी 2 में से नहीं जाएगा तीसरा सारसिंग, 12 में से 4 गया 8, आपका यहाँ 5 बचे, 5 में से नहीं जाएगा फारसिंग लेंगे तो 15 में से 6 गया 9, आपका यहाँ कितना बच जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7 जाएगा 1, ये कट जाएगा। उसके बाद बच्चा आपका क्या जी 2 उतारे थे आपका 0। अब कितना बार में जाएगा तो 5 6 30 यानी 30 यानी 0 आएगा, यानी 5 से इसको ले जा सकते हैं। यानी इसमें 5 से करिएगा तो 1980 आपका क्या होगा जी 0 आ जाएगा, घट जाएगा यानी कट गया। जब सब कट गया तो 0 आएगा, जब 0 आएगा तो अब आसानी से स्टेप 1 पे ही सेसफल 0 आ गया। लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है हमारा विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ ए कितना है जी 38220 इक्वल टू बी, बी कितना है 196, क्यू कितना है 195, और शेषफल 0 आ गया जी। जब 0 आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही होगा हमारा आंसर। यानी यहाँ HCF बराबर HCF, HCF क्या होता है जब शेषफल 0 आए तो वही आंसर होता है। तो आंसर क्या होगा जी 196, यही आंसर हो गया हमारा। ऐसे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना बार क्वेश्चन आया है, इतना बार आया, लगभग हर साल आता है। चलिए प्रीवियस पर चलते हैं और उसको देखते हैं कि कितना बार आया है। हमारा ये प्रीवियस रहा, स्क्रॉल नहीं हो रहा है जी। स्क्रॉल नहीं हो रहा तो हम लोग चलिए अगले वीडियो में दिखा देंगे उसको, थोड़ी सी टेक्निकल लगता है फॉल्ट है।
ऐसे प्रश्न आपको, इसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा तो 2 मार्क्स के आते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है तो क्या है। तो उससे पहले हम जानेंगे पूर्णांक क्या है। तो पिछली सबसे फर्स्ट क्लास में आपको बताया था पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या बताया था वैसी संख्या जो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो से मिलकर बनी होती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो जाता है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं जी, पूर्णांक संख्या। ये दो तरह की होती हैं, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो हमारे प्रश्न में क्या है, विषम पूर्णांक। तो उससे साथ साथ में हम सम पूर्णांक के साथ साथ विषम पूर्णांक भी देख लेंगे। चलते हैं हम लोग स्लाइड पे। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो आगे जानेंगे पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में आपको बताया गया था, ये 0 है, 0 1 2 3 4 5 डैश, इधर था -1 -2 -3 डैश इंफिनिटी तक। तो ये 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ये नेगेटिव संख्या है, ये पॉजिटिव संख्या है। तो हम पॉजिटिव संख्या की ही बात करेंगे। ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। धनात्मक में विषम भी है और सम भी है। सम, तो विषम में वह विषम संख्या भी बताया था, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम कहते हैं, संख्या कहते हैं। विषम संख्या में इसमें दिया है क्या, 1 3 5 7, यानी 1 3 5 7 9 11 डैश, यानी एक एक अंतराल पर यानी एक बीच में छोड़ दीजिए। वही सम संख्या क्या कौन कौन सी है जी, तो वो 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6। तो इसमें सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 6 8 10 डैश, ये सम संख्या है हमारी है। तो विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक का अर्थ होता है, यानी पूर्ण संख्या में है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का रूप होता है, विषम पूर्णांक का रूप तो 2n+1 का रूप होता है। यानी n एक प्राकृत संख्या है, n की जगह कुछ भी रखिएगा तो आपका होगा ये 2n+1। आप इसको 2m+1 भी लिख सकते हैं, 2q+1 भी लिख सकते हैं, 2p+1 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 के स्थान पर आपको इनमें से कोई संख्या आ सकती है, 4 भी लिख सकता है, 6 भी लिख सकता है। जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहें तो 6q+1 भी लिख सकते हैं, ये विषम पूर्णांक है। 6q+3 भी लिख सकते हैं, ये विषम संख्या है। 5 भी लिख सकते हैं। तो इसके रूप में विषम पूर्णांक हो सकते हैं। इनमें कोई भी संख्या m की जगह n की जगह कोई संख्या उठाइए, हमेशा विषम संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, n की जगह हम इसमें रखते हैं, मान लीजिए एक बार 1 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, एक विषम संख्या रखते हैं, सम आता है क्या। तो अगर इसमें रखें 2n+1 में, तो n की जगह एक बार 1 रखते हैं तो क्या आता है देखते हैं, 2 एकम 2 यानी 3 आया, यानी एक विषम संख्या आया। उसी प्रकार एक बार 2 रख के देखते हैं 2n+1 की जगह, तो 2 है तो 2, n की जगह 2 रखते हैं, 1 2 दूना के 4 1 5, ये भी विषम संख्या आया, ये भी विषम। यहाँ हम क्या रखे जी, यहाँ हम रखे थे विषम संख्या तभी विषम आया, और इस रूप में अगर हम सम संख्या रहे तभी विषम। यानी इस रूप में जितने भी संख्याएं होती हैं, इस रूप में हमेशा विषम पूर्णांक होगा। आप कुछ भी कोई भी संख्या रख के देखिए, प्राकृत संख्या रखिएगा,
प्राकृत संख्या में यानी एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कुछ भी रखिएगा ये हमेशा विषम संख्या आएगा। जैसे मान लिए इसका हम उठा कर देखते हैं, इसका देखिए चाहे इसका, चलिए हम 5 ले इसको देखते हैं। क्यू की जगह आप क्या रखिएगा, 10 रखते हैं, तो देखिए 6 जगह 10 रखते हैं तो 60 होगा, और 60 5 65, यानी 65 एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है जी। यानी हम कह सकते हैं विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, 2q1 प्लस के रूप में भी हो सकता है, m लगा लीजिए, 6q1 लगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही सम पूर्णांक होते हैं। तो सम पूर्णांक के लिए इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं तब समझाते हैं। सम पूर्णांक का रूप होता है 2p, या इसको लिख सकते हैं हम 2n या 2m। आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, p करिए, n करिए, q करिए, जो भी, इसको 2q भी लिख सकते हैं, ऐसे रूप में होगा। दो एक सम संख्या है। इसके अलावा आप कोई लिख सकते हैं 4p भी लिख सकता है, 4 सम संख्या है, 4n भी लिख सकता है, कोई लिख सकता है 6m भी लिख सकता है, 6p भी लिख सकता है, 6q भी लिख सकता है। ये सब के सब क्या हैं जी, विषम सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। इनमें कुछ भी संख्या रखिएगा एक सम ही संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए 2p के एग्जांपल लेते हैं, p की जगह एक बार हम 1 रखते हैं 2, तो ये आएगा 2। अगर 2 की जगह हम क्या रखते हैं, p की जगह 1 रखे तो अब रखते हैं 2 रखते हैं तो 4 आए, ये भी। और p की जगह हम 10 रखते हैं तो 2 गुणे 10 20, ये भी सम संख्या है। और 2 की जगह 13 रखते हैं, 13 दूना 26, ये भी क्या है जी, सम पूर्णांक। यानी जितना आप कुछ भी रखिए एक ये क्या दे रहा है जी, एक पैटर्न है जो सम पूर्णांक दे रहा है, यानी इसका खांचा है बोल सकते हैं, उसमें कुछ भी डालिए एक सम संख्या आएगी। तो इसको सम पूर्णांक का रूप है 2p, चाहे 2n, चाहे 2m, चाहे 2q, ये सम पूर्णांक। वही विषम का आप ये एक याद रखिएगा 2n प्लस 1, इसके जगह 3 लिख दीजिए, आप 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, कोई भी विषम संख्या लिख दीजिए, इसका रूप आएगा। तो उस प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न कहा है उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है हमारा प्रश्न, यही प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में होती जी, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप की होती है। इसको देखिए कैसे करते हैं हम, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, यानी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में होता है जी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 इसके रूप में होती है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, नंबर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना 100% सही बना के लाइएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर नहीं डालिएगा तो आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा और आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आप कितना भी सही बनाइए, नंबर देना जरूरी है। तो कह रहा है क्या है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो माना कि, यहाँ मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ देखिए ये मान लीजिए इतना, ये बराबर इतना लिख दे, तो ये b का मान होता है, जो भी दे, तो यहाँ b का मान होगा, तो हम लिखेंगे b यानी 6 क्या है जी, यहाँ 6 भाजक है, भाजक यानी b का मान, और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। आपको बताया था यूक्लिड विभाजन में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें r जो होता है b से हमेशा छोटा होता है। यानी b का मान यहाँ 6 दिया था, r का मान क्या क्या हो सकता है, संभव मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3,
4 5 ऐसा हो सकता है। यानी यानी ये 6 दिया है तो आर का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि इससे छोटा ही होना चाहिए तो आर का संभव मान इतना हो सकता है। तो लिखेंगे क्यू एक पूर्णांक है तथा शेषफल शेषफल यानी आर का मान, शेषफल का संभव मान शेषफल का संभव मान 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी इसको विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो क्या होता है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है जी। यानी हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी ए बराबर यहाँ ए कितना दिया है, कोई धनात्मक पूर्णांक तो एक ए लिखेंगे। बी कितना है, बी 6 है। क्यू एक पूर्णांक है, फिक्स नहीं। आर के मान कितना है जी, आर के मान आपका 1 2 3 4 5 6 हो तो 6 यानी 6 से कम है तो इन सबको देखेंगे कौन धनात्मक पूर्णांक है कौन, यानी आर के यहाँ वैल्यू हम लोग देखेंगे। यानी समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी हमारा ए बराबर है 6 क्यू प्लस आर 1 माने थे। अब देखिए आर का वैल्यू रखते हैं। अगर आर बराबर 0 माने, क्या माने जी, आर के मान, तो ए बराबर क्या आएगा, यानी यहां लिखेंगे हम आर बराबर 0, आर बराबर 0 सेमीकोलन ए बराबर 6 क्यू, आर का मान 0 होगा यानी 6 क्यू होगा, यानी ए बराबर कितना यहाँ आया 6 क्यू। उसी तरह अगर आर बराबर हम 1 रखें तो क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 होगा। उसी तरह आर बराबर अगर हम 2 रखें तो क्या होगा जी, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 होगा। वहीं आर बराबर हम 3 रखें तो क्या हो सकता है, ये सेमीकोलन है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो सकता है। अगर आर बराबर हम 4 लिखें तो क्या हो सकता है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, वहीं आर बराबर 5 लिखें सेमीकोलन तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। कहने का अर्थ है ये एक है विषम, तो ये विषम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है जी, विषम पूर्णांक। ये 2 है, यहाँ 2 आया है तो ये सम पूर्णांक है। वहीं ये 3 आया तो ये विषम है। विषम है। वहीं 4 है तो 4 एक सम पूर्णांक है। वहीं 5 है तो विषम पूर्णांक है। तो प्रश्न में हमसे पूछा था कि इसको किस रूप में दिखाना है जी, विषम। तो विषम कौन कौन है, जब आर के मान 1 रखेंगे, आर के मान 3 रखेंगे, आर के मान 5 रखेंगे तो आएगा। तो इसको लिखेंगे, क्योंकि इसको समीकरण के रूप में भी दिखा सकते हैं, नहीं तो लिखेंगे उपरोक्त उपर्युक्त 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 समीकरण में 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। आराम से इसको बना सकते हैं। इस प्रश्न को आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और इस प्रश्न को बनाइएगा। ऐसे प्रश्न को आपको देते हैं होमवर्क में, आपको बना कर लेकर आइएगा। हम चलते हैं अपने बुक पे। ये हमारा प्रश्न था
कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 प्लस 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप में होता है। ऐसे प्रश्न आपको दिए हैं, आपको आराम से बना सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल का बात करें तो ये दिया है, ये दिया है, इसी पद से बनेगा। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की जगह क्या दिया है जी, 4 दिया है, और यहाँ 6 की प्लस 1, यानी यहाँ बी वैल्यू दिया है वी 4, तो आर कितना होगा जी, आर का संभावना 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, यानी 0 एक बार, एक बार 2 बार, एक बार 3 रख कर चेक करिएगा कौन विषम। लास्ट में अगर 1 आएगा तो विषम होगा, 3 आएगा तो विषम होगा, उसको ले लीजिए, हो जाएगा। यानी सेम उसी तरह है। और भी प्रश्न देखते हैं, ऐसा होगा तो आप बनाइएगा। ये रहा प्रश्न, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। 2 की जगह 2n लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, के रूप में होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। बस उसी तरह जो सम है, सम लिखाइए, दिखाइएगा, विषम है विषम। इन दोनों प्रश्नों को आप बनाइएगा, आराम से बनेगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिए, हम इसको बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे, उसको दिखाएंगे। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण प्रीवियस क्वेश्चन नहीं दिखा पाए। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। मिलते हैं बड़े ब्रेक के बाद और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।